मिकोलीव और खरसोन में एयर रेड अलर्ट है इस वक्त। ज़ैपोरिज़िया और डोनेट्स्क में भी एयर रेड अलर्ट है। इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज, एक और बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आपको उस खबर पर लेकर चलते हैं। नेत्रो पेट्रोकोविच में एयर रेड अलर्ट की खबर है। खरसोन में 24 घंटे में 54 अटैक किए गए हैं और यह बताता है कि कैसे यह वॉर एक बार फिर बड़ी होती जा रही है। जल्दी से एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं। स्लोवियांस्क में रूस ने S-300 से बड़ा हमला किया है। उगलेदार में जबरदस्त रूसी बमबारी देखने को मिली है। स्लोवियांस्क में S-300 से रूस ने यहां बारूद बरसाया है। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, खार्किव में रात भर रूसी रॉकेट से अटैक हुए हैं। खार्किव में रूसी अटैक में करीब 2 दर्जन मकान तबाह हो गए। पांचवी बड़ी खबर आपके सामने, 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 33 एयर स्ट्राइक की हैं। 33 एयर स्ट्राइक मात्र 24 घंटे में। बाखमुत, अवदीवका, मरिंका, इन सब शहरों में बड़ी हमले किए हैं रूस ने। छठी बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस के 8 कैंपों पर अटैक किया है। यूक्रेन का पलटवार देखिए आप। 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस का 1 हेलीकॉप्टर और 4 UAV मार गिराने का दावा किया है। सातवीं बड़ी खबर, रूसी T-90 टैंक को यूक्रेनी फौज ने तबाह कर दिया। T-90 टैंक को यूक्रेनी फौज ने तबाह कर दिया और ये विजुअल्स हैं। ज़ैवलिन ATGM की स्ट्राइक की से रशियन टैंक ध्वस्त हो गया। यूक्रेनी पैराट्रूपर्स को यह बड़ी कामयाबी मिली है। जैवलिन जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, अमेरिका से मिली है। उसने कैसे यहां पर रूसी टैंक के परखच्चे उड़ा दिए, ये तस्वीरें देखिए और एम्बियंस भी सुनिए। और आठवीं बड़ी खबर, शो के दौरान ड्रैगन में आग लगी। जी हां, कौन से ड्रैगन में आग लगी वो भी दिखाएंगे। कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड में एक बड़ा हादसा हुआ है और वहां एक ड्रैगन में आग लग गई शो के दौरान। देखिए, ये वो ड्रैगन जो डिज्नीलैंड में अक्सर आप देखते हैं, बच्चों के अम्यूजमेंट के पार्क में हमेशा देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक ड्रैगन वहां पर था, लेकिन उसमें कैसे आग लग गई, ये कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड की तस्वीरें। तो 8 बड़ी खबरें, जिसमें 7 तो सीधे सीधे वॉर से जुड़ी हुई हैं। जल्दी से आपको दिखाते हैं। यहां पर देखिए, बिग वॉल पर आपको ये सारी तस्वीरें दिखाते हैं। पहली खबर देखिए, कैसे मिकोलीव और खरसोन में एयर रेड अलर्ट है। दूसरी, नेत्रो पेट्रोकोविच में एयर रेड अलर्ट है। 2 बड़ी खबरें। तीसरी बड़ी खबर, उगलेदर में जबरदस्त बमबारी चल रही है। उगलेदार में वहां पर रूस ने रॉकेट बरसा दिए हैं। स्लोवांस्क में रूस ने S-300 से हमला किया है। चौथी बड़ी खबर, खार्किव में रात भर रूसी रॉकेट बरसे हैं और खार्किव को दहला दिया है। 2 दर्जन मकान तबाह कर दिए रूस ने पिछले 24 घंटे में। 4 खबरें, अब 4 खबरें और देखिए। 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 33 एयर स्ट्राइक की हैं। 33, यानी हर 1 घंटे में 1 से ज्यादा एयर स्ट्राइक। फिर यहां देखिए, जो छठी बड़ी खबर है, यूक्रेन ने रूस के 8 कैंपों पर अटैक किया। यूक्रेन ने रूस के 8 कैंपों पर अटैक करने के बाद वहां पर 1 हेलीकॉप्टर और 4 UAV मार गिराया, यह उसका दावा है। 7वीं बड़ी खबर देखिए, कैसे रूसी T-90 टैंक को यूक्रेनी फौज ने तबाह किया, वो हमने आपको दिखाया, और वो भी अपने ATGM जैवलिन से। और एक खबर कैलिफोर्निया से, अमेरिका से, जहां डिज्नीलैंड में एक बड़ा हादसा हुआ और वहां एक ड्रैगन जो वहां पर था उसमें आग लग गई। जिंदा ड्रैगन नहीं, जो ड्रैगन अक्सर आप देखते हैं बच्चों के लिए, जो वहां पर ड्रैगन के जो स्टैचूज बनाए जाते हैं या ड्रैगन के जो वहां पर बच्चों के लिए गुब्बारे होते हैं, उस तरह का ड्रैगन। यूक्रेन की सेना पर रूस ने एक बड़ा हमला किया। रशियन फोर्स ने कुछ इस तरह ग्रैड MLRS से अटैक किया। रूसी हमले में यूक्रेनी सैन्य बेस तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी करके यह जानकारी दी है। और देखिए, कैसे ताबड़तोड़ रॉकेट बरसा दिए यहां पर रूस ने। एक और बड़ी खबर देखिए, अब यूक्रेन की सेना का पलटवार आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक को कैसे निशाना बनाया, आप ये देखिए। यूक्रेनी हमले में रशियन T-80 टैंक तबाह हो गया। यूक्रेनी 35वीं मरीन ब्रिगेड ने यह हमला किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। T-80 टैंक रूस का कैसे धुआं हो गया, आप इन तस्वीर में देखिए।
एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। देखिए यूक्रेन को जो स्पेन से 10 लेपर्ड टैंक मिले हैं, वो देखिए आप 10 और लेपर्ड टैंक मिल गए हैं यूक्रेन को स्पेन से। स्पेन के पोर्ट सिटी सैंटेंडर से रवाना किए गए ये टैंक यूक्रेन को करीब 8 देशों से मिल रहे हैं जर्मन लेपर्ड टैंक, और उन्हीं में से एक टैंक की तस्वीर यहां, एक देश जो स्पेन, जिसने 8 और लेपर्ड टैंक भेज दिए हैं, 10 और लेपर्ड टैंक, वो देखिए। और ये लेपर्ड टैंक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क। इस पर भी एक सवाल है, इस पर भी बात करेंगे। 3 तस्वीरें, 3 खबरें अब आपके सामने। देखिए 3 तस्वीरें और 3 खबरें। रूस के रक्षा मंत्रालय से हमले का जो वीडियो आया है, कैसे उन्होंने यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा हमला किया, ये देखिए MLRS से। दूसरा देखिए यूक्रेन की 35th मरीन ब्रिगेड ने कैसे T-80 टैंक रूस का खाक कर दिया। और तीसरा आप देखिए कैसे यूक्रेन को स्पेन से 10 और लेपर्ड टैंक मिले हैं। आज आपके सामने पूरी जानकारी रखेंगे कि किस देश से यूक्रेन को कितने लेपर्ड मिल चुके हैं, क्योंकि 8 देश हैं जिन्होंने जर्मन मेड लेपर्ड टैंक दिया है यूक्रेन को। और ये जो स्प्रिंग ऑफेंसिव होने वाला है, जिसकी डेट आ चुकी है 30 अप्रैल, उसमें ये बड़ा मददगार साबित होगा, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए सबसे ज्यादा जर्मनी ने दिए हैं 18 टैंक। इसके अलावा आप देखिए पोलैंड ने यहां पर दिए हैं 14 टैंक। इसके अलावा आप देखिए यहां पर स्पेन ने दिए हैं 10 टैंक और फिनलैंड ने दिए हैं 3 टैंक। ये 4 देश तो आपने देखिए। इसके अलावा यहां पर कुछ और देश हैं, नॉर्वे, स्पेन, कनाडा और नीदरलैंड्स। इनके बारे में अभी नंबर्स नहीं आए हैं, यानी इन्होंने कितने टैंक दिए हैं, कितने नंबर हैं, ये जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन ये भी यूक्रेन को लेपर्ड दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये जो टैंक है ये यूक्रेन को रूस पर बढ़त हासिल करने में मदद करेंगे? क्योंकि कुछ और टैंक्स आए हैं, वो लेपर्ड नहीं है, लेकिन बड़े जाने माने टैंक से बड़े खतरनाक टैंक माने जाते हैं। अमेरिका ने 31 अब्राम्स टैंक यूक्रेन को दिए हैं। ब्रिटेन ने चैलेंजर 2 दिए हैं 14, और चैलेंजर 2 में डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल यूज होते हैं, जिसको लेकर बड़ा बवाल मचा कि पुतिन ने कहा कि ये न्यूक्लियर हमले को हमें उकसाने जैसी कार्रवाई है। तो ये टैंक, इसके अलावा लेपर्ड, इसके अलावा अब्राम्स लेपर्ड, और इसके अलावा कुछ और वहां पर जो डिफेंस सिस्टम मिल रहे हैं, पेट्रियट वहां पर ऑपरेशनल हो गया है। ये सब क्या मिलजुल कर अब यूक्रेन की ताकत बढ़ा चुके हैं इतनी कि वो एक और बड़ा हमला करे रूस के ऊपर। जनरल कटोच, मैं आपके पास आता हूं सर। पहले मुझे बताइए, आप कैसे असेस करते हैं इन टैंक्स की पावर को? और दो इतने सारे टैंक जो अलग अलग देशों से मिल रहे हैं, कोई 14, कोई 15, क्या ये इतना बड़ा एक वहां पर यूक्रेन के पास एक पार हो सकती है जो रूस को पीछे धकेलने में जो 20% एरिया है उसमें कामयाबी दे? या कैसे असेस करते हैं आप इन टैंक्स को? शुक्रिया गौरव। देखिए, मेरे अपने सोच विचार से ये जितनी अभी आपने टैंक्स की नफरी बताई है, ये एक रेजिमेंटल प्लस की तादाद में आई है, और हो सकता है और टैंक्स लाके ये 2 रेजिमेंट्स की ताकत हो जाती है। तकरीबन 100 टैंक्स आ जाएंगे इनके पास, कुछ रिजर्व्स हो जाते हैं। अभी अगर इतना 100 टैंक्स अगर ये अच्छी तरह से इस्तेमाल करके एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये एक ऑफेंसिव फोर्स है, और किसी भी एक जगह पर या 2 जगह पर ये हमला करने में कुछ हद तक इसमें सफलता मिलेगी। लेकिन जो मेरा अपना सोच विचार है, ये जो हथियार लाए हैं, ये जो टैंक्स अभी आए हैं, इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी मिलेगी यूक्रेन को अपनी पोजीशंस को संभालने के लिए। इसका मतलब है कि अगर रशियन आर्मी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, तो ये जो टैंक पावर है, ये उसको रोकने में काफी शक्ति है इनके पास, और वो रोक सकेंगे। लेकिन इसके ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। मेरे अपने सोच विचार से जो बैटलफील्ड में जो स्टेबिलिटी आई है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होने वाली है। नहीं, मैं फिर सवाल को और बढ़ाता हूं। मैं कॉमोडोर जीजे सिंह है, उनके पास जाता हूं। कॉमोडोर सिंह, आपको लगता है जो जनरल कटोच कह रहे हैं कि 1 रेजिमेंट क्या बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 2 रेजिमेंट, जो मिलिट्री पावर रूस के पास है, क्या ये 1 या 2 टैंक की रेजिमेंट रूस को पीछे धकेल पाएंगी? और इस सवाल को थोड़ा और घुमा के पूछूं तो क्या वो काउंटर ऑफेंसिव जो यूक्रेन प्लान कर रहा है, उसमें ये यूक्रेन को कोई बड़ी मदद कर पाएंगे? गौरव, थैंक यू पहले शो के ऊपर लेने के लिए। वेलकम सर। और मैं ये कहूंगा कि देखिए, एक जो वॉर होती है, ये कई बैटल्स की होती है। जैसे आपने सुना होगा कि हमने जब 71 के अंदर वॉर जीती थी, उसमें बैटल ऑफ पुंछ थी, बैटल ऑफ छम थी, बैटल ऑफ खेमकरन थी, बैटल ऑफ शकूक थी, ऐसे कई बैटलों को जब मिलाते हैं तो फिर वॉर
बनती है और जीत हार का फैसला होता है। अभी ये कई बैटल चल रही हैं, जहां पे आपने बोला कि बैटल ऑफ खरसून, बैटल ऑफ कीर्की, बैटल ऑफ मिकोलविया, बैटल ऑफ ज़ैपोरिज़िया, ये जितनी बैटल चल रही हैं, ये बैटल्स में कहीं मैं देख रहा हूं कि भारी होता है यूक्रेन, कहीं रशिया अटैक में ज्यादा होता है। पर एक बात मुझे पूरी समझ आ चुकी है कि जो कुछ भी रशिया कर सकता था वो कर चुका है, इससे ज्यादा कुछ और करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है। ओके। और जो साल सवा साल के अंदर उसकी ताकत, जो स्ट्रैटेजीज थी, जो उसके हथियार थे, जो भी उसके पास तंत्र थे, वो सब लगा चुका है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाया। ठीक। जबकि मैं चलिए, आपने तो यहाँ पर एक दूसरी बहस छेड़ दी कि इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकता। शायद आप रूस के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आपको लगता है कि रूस, मैं तो ये पूछ रहा था कि मिलिट्री, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, आपने उसको बोल दिया कि इससे ज्यादा रूस कुछ कर नहीं पाएगा। फिर ये कीव पर जो अटैक का प्लान है, ये किसका प्लान है? बेलगोरोद में मिले बम को निष्क्रिय किया गया। बम की निष्क्रिय करने का वीडियो भी रूस ने जारी किया है। 60 फीट गड्ढा हो गया था जो बम गिरा था। रिहायशी इलाके में गिरे बम से लोगों में दहशत मच गई। बम गिरने के बाद हजारों लोगों ने वो इलाका छोड़ दिया, लेकिन अब रूस ने बाकायदा एक वीडियो फुटेज जारी की है और रूस ने कहा है कि हमने उस बम को डिफ्यूज कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा बम जो वहां पर गिरा, वो इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है विद इन द वॉर, जब आप दूसरे दुश्मन देश को निशाना बना रहे हो और 70 किलोमीटर पहले ही आप अपने ही देश में वो बम गिरा दे। बड़ी हैरानी की बात है। एक और बड़ी खबर, रूस पर जल्द अटैक कर सकता है यूक्रेन। यूक्रेन ने शुरू की रूसी इलाकों पर हमले की तैयारी। आप सब देखिए, बेलगोरोद में बम का गिरना, बेलगोरोद में यूक्रेन का ड्रोन से अटैक करना। अब खबर है कि रूस पर और अटैक करेगा यूक्रेन। यूक्रेन ने शुरू की रूसी इलाकों पर हमले की तैयारी। सैनिकों की 3 यूनिट, हथियारों की खेप तैयार है, ये सूत्र बता रहे हैं। नेटो से मिली हरी झंडी के बाद यूक्रेनी सेना एक्टिव हो गई है। यानी अभी तक यूक्रेन एक डिफेंसिव पोजीशन में था, अब वो ऑफेंसिव पोजीशन में आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं टेबल्स टर्न हुई हैं और रूस अब डिफेंसिव पोजीशन में आते दिख रहा है। आइए जरा इस पर बात करते हैं, क्या है यहां पर यह तैयारी। रूस पर कीव के अटैक की तैयारी का लेखा जोखा आपको दिखाते हैं। रूस पर अटैक की तैयारी के लिए कीव को टैंक्स मिल रहे हैं। क्या वो टैंक्स मिल रहे हैं, वो आपको देखिए यहां ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। रूस पर अटैक के लिए कीव को इन्फेंट्री व्हीकल, IFV, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स मिल रहे हैं। रूस पर अटैक के लिए यूक्रेन को फाइटर प्लेन मिले हैं। स्लोवाकिया ने, पोलैंड ने MiG-29 लड़ाकू विमान दिए हैं और बड़ी बात यह है कि जो यूक्रेन के पायलट हैं वो इस सोवियत एरा के फाइटर प्लेन को उड़ाने में ट्रेंड हैं, तो उनको इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। कीव को जल्द ही नए लड़ाकू विमान मिल सकते हैं। रूस पर अटैक के लिए 10 लाख आर्म्स और एम्यूनिशन मिले हैं। मैं ब्रिगेडियर दत्ता आपके पास आता हूं। ब्रिगेडियर दत्ता, क्या जो मैंने कहा टेबल्स टर्न हो गई हैं, आपको भी ये आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या कि जो डिफेंसिव पोजीशन रूस की थी, यूक्रेन की थी, अब वो रूस उस पे आ रहा है? क्योंकि ये जो खबर आ रही है कि बेलगोरोद पर अटैक, क्रीमिया पर अटैक, तमाम बड़े अटैक प्लान कर रहा है यूक्रेन, क्या रूस इसके लिए तैयार है? आपको लगता है कि उनके अंदर भी वो चर्निंग चल रही होगी और ये 30 अप्रैल की या जो भी डेट या जो भी स्प्रिंग ऑफेंसिव की डेट होती है, एक बड़ा युद्ध अभी हमारे सामने दिख रहा है? हाँ बिल्कुल गौरव, सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से कंटूर्स अनफोल्ड हो रहे हैं उससे ये पता लगता है कि यूक्रेन अपने आप को संगठित कर रहा है और जिस तरह का असला, जिस तरह की सामरिक संसाधन उसे मिल रहे हैं। आप देखिए, अभी थोड़े दिनों बाद वहाँ बर्फ की जो थॉइंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद थोड़े दिन स्लश रहेगा, उसके बाद जो ये आर्मड, जैसा अभी जनरल साहब ने बताया कि ये करीब ब्रिगेड माइनस की स्ट्रेंथ बन जाएगी, तो एक अच्छी, और इसके अंदर जैसे आपने खुद कहा IFVs भी दिए जा रहे हैं, तो IFVs और टैंक्स को मिला के एक कॉम्बैट टीम का गठन किया जा सकता है या कॉम्बैट ग्रुप्स को बनाया जा सकता है जो काफी इफेक्टिव रहेंगे। जो ऑफेंसिव कंटेंट है यूक्रेन का वो काफी मजबूत होता जा रहा है। जिस तरह से उसको ये एयरक्राफ्ट मिल रहे हैं, MiG मिल रहे हैं और बाकी जो F सीरीज के एयरक्राफ्ट मिल रहे हैं, उन सब के मिलते ही यूक्रेन बिल्कुल बाउंस बैक करेगा। एक पॉइंट आपने रेस किया था कि जो इन्होंने बेलगोरोद में जो बॉम्ब गिराया जाता है, मैं आपको यहाँ जिक्र करता चलूं कि जो फॉरवर्ड लाइन ऑफ ट्रुप्स जिसे फ्लॉट कहते हैं, जनरली जो एयर ऑपरेशंस होते हैं, तो एक ऑफिसर होता है जिसे जो इनको ये बताता है पायलट्स को कि हमारी फॉरवर्ड लाइन ऑफ ट्रुप्स ये है, इसके बाद ही बॉम्ब गिराए जाएं।
तो यकीनन ये एक ह्यूमन एरर या टेक्निकल एरर रहा होगा। जनरली ऐसा होता नहीं है कि अपनी ट्रूप्स के ऊपर बॉम्ब मैं आप लोगों की बात को ज्यादा वैल्यू करता हूं क्योंकि आप मुझसे ज्यादा जानते हो, और अगर आप कह रहे हैं इस बात को ह्यूमन एरर तो मानते हैं, लेकिन क्या इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है? क्योंकि कई थ्योरीज आई थी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान करने की, जो कहीं ना कहीं फेल हो गया रूस की तरफ से। कि रूस में भाड़े के लड़ाकों की भर्ती तेज कर दी गई है, यानी वो लोग जो पैसे लेकर लड़ने के लिए तैयार हो। रूस में 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट लड़ाकों की भर्ती होगी, ये कहा जा रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का ये खुलासा है। वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फाइटर्स की यहां पर भर्ती रूस में शुरू हो गई, और छोटे मोटा नंबर नहीं है, 4 लाख ऐसे लड़ाके हैं। यूक्रेन पर हमले के लिए सैन्य शक्ति बढ़ाने की तैयारी में है रूस। तो रूस को भी क्या कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और इसलिए वो भी यहां पर अपनी तैयारी करते हुए दिख रहा है। एक और बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन पर नए अटैक की तैयारी शुरू की है। रूस में नए सैनिकों की भर्ती का काम शुरू हो गया है। रूसी नागरिकों को डिजिटल समन भेजा जा रहा है। हथियारों का प्रोडक्शन भी बढ़ा रहा है रूस। दूसरे देशों से ड्रोन्स खरीद रहा है रूस, ये सूत्र बता रहे हैं। तो जो पिछले महीने 2 महीने में हमने देखा कि इस वॉर में कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ, और दोनों लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को मजबूती से होल्ड करने की कोशिश की। दरअसल ये खुद को फिर से रीअलाइन, रीअरेंज करने की तैयारी है, जो अभी आगे दिख सकता है एक बड़े हमले के रूप में। आइए इसकी बात करते हैं। रूस की बड़ी तैयारी पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। रूस ने गुपचुप तरीके से अपने यहां सैनिकों की भर्ती की है। रूस ने सैनिकों की भर्ती के लिए नए कानून बनाए हैं। रूस ने कॉन्ट्रैक्ट पर यानी भाड़े पर सैनिकों की भर्ती शुरू की है। और ज्यादा, रूस ने अपने सभी टैंकों को अपग्रेड करना शुरू किया है। रूस ने बाहर से ड्रोन की भारी खरीदारी की है। ये सब सूत्रों के हवाले से खबर है। रूस ने अपनी मिलिट्री सैटेलाइट्स के ऊपर काम शुरू किया है। बाल्टिक, पैसिफिक, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव में भी रूसी नेवी हाई अलर्ट पर है। अम्बेसडर मल्होत्रा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अम्बेसडर मल्होत्रा, देखिए ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं किसी बड़े हमले की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, पिछले दिनों जो नेटो के चीफ गए कीव में, उन्होंने जो वहां पर बातें कही, स्वीडन गए अमेरिका के रक्षा मंत्री, वहां उन्होंने जो बातें कही, फिर जर्मनी में जो मिलते हैं, फिर वो कहते हैं कि जुलाई में नेटो में कहीं ना कहीं यूक्रेन प्रेशर डाल रहा है। क्या ये माने कि वेस्ट ने भी अब यूक्रेन को कहीं ना कहीं एक गो थ्रू दे दिया है, एक ग्रीन सिग्नल है कि अब कुछ बड़ा करो? ये 14 महीने हो गए और रूस ज्यादा अपर हैंड पे दिखता है। गौरव, देखिए वेस्ट के कहने से कीव क्या बड़ा कर पाएगा? कीव के पास वैसी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज तो होनी चाहिए ना। कीव तो बाहर ज़ेलेंस्की बार बार ये कहते हैं कि मुझे आप वो सब चीज नहीं दे रहे जिसकी मुझे जरूरत है। ज़ेलेंस्की तो काफी समय से कह रहे हैं कि उक्रेन का राइट है कि रशिया की टेरिटरी में घुस के रशिया पे अटैक किया जाए, लेकिन उसे रोक के रखा गया है। और अगर ये आप जो ये अभी जो गिरा है, इसमें जो बॉम्ब गिरे हैं, जो रशिया कह रहा है कि उनकी गलती से गिरे हैं, अगर मान लीजिए कीव की तरफ से भी आए तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से इस पे लीपापोती की जा रही है, क्योंकि ये रेड लाइन ही यही है कि वार जोन को कीव की टेरिटरी के अंदर ही रखना है, इससे बाहर नहीं करना है। अगर यूक्रेन से बाहर होता है तो फिर वो किसी ना किसी नेटो कंट्री में चला जाएगा तो वॉर बहुत बढ़ जाएगी। और रशिया की अपनी टेरिटरी पे चला गया तो रशिया फिर और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से हमले शुरू कर देगा। नहीं तो फिर ये जो आपसे मैं एक सवाल छोटा सा पूछता हूं, फिर इसी में सब्सिडरी क्वेश्चन है मेरा, ये जो बार बार स्प्रिंग ऑफेंसिव, काउंटर ऑफेंसिव की बात आ रही है, क्या आपको भी लग रहा है कि ये वॉर कुछ एक बड़ा रूप लेने वाली है, जो तैयारी दिखती है यूक्रेन की और रूस की? जी हाँ, दोनों तरफ से देखिए, ये वॉर इतना साल से ऊपर चल गई है तो दोनों तरफ से इस बात को किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, और दोनों ही तरफ से इस तरह की तैयारी की जा रही है, ये सोच के तैयारी की जा रही है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और इसकी इंटेंसिटी आने वाले समय में और आगे बढ़ सकती है। तो ये थ्योरेटिकल जो चीजें हैं, इन नीदर साइड वुड लाइक टू बी कॉट बाय सरप्राइज। तो दोनों तरफ से तैयारियां बराबर रहेंगी, दोनों तरफ से सिग्नलिंग भी होती रहेगी, जितनी तैयारी है उससे डबल की बात भी की जाएगी, ताकि सामने वाले को लगे कि हम पूरी तरह से सचेत है, सतर्क है। अब उसमें कितना ये मतलब वही बात है कि सिग्नलिंग भी यहाँ पर पूरी तरह से जोरों पर है कि आ जाओ आप देख लेंगे। ब्लैक सी से यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस। ब्लैक सी में रूस की 11 वॉरशिप्स की तैनाती कर दी गई है। रूस की 2 सबमरीन भी ब्लैक सी में तैनात हैं। कैलिबर क्रूज मिसाइल्स के साथ वहां पर रूसी सेना तैयार है। तो ब्लैक सी में भी रूस की नेवी की पूरी तैयारी दिखती है। रूस की विनिंग की ब्लैक सी,
क्या वाकई ऐसा है? और अगर रूस की नेवी ने अपने हमले और इंटेंस कर दिए तो क्या यूक्रेन के पास उसका कोई जवाब है? हवा में तो वो एयर डिफेंस सिस्टम लगा रहे हैं, जमीन पर वो टैंक ला रहे हैं, लेकिन नेवी से लड़ने के लिए उनके पास क्या तैयारी है? रूस की विनिंग की ब्लैक सी कैसे? आप देखिए, ये है वो ब्लैक सी जहां पर आप देखिए ये 11 वॉर, ये है, ये क्रीमिया को आप देख रहे हैं, वो रूस है, ये यूक्रेन है। यहां इस ब्लैक सी में 11 वॉरशिप्स हैं, ब्लैक सी में सबमरीन्स यहां पर तैनात हैं जो न्यूक्लियर पावर से लैस है। इसके अलावा ब्लैक सी में उनके पास और भी ज्यादा खतरनाक वहां पर उनके और लगातार दूसरे एम्यूनिशन तैनात किए गए हैं। क्रीमिया की सुरक्षा के लिए 7 लेयर सिक्योरिटी है वहां पर। सवाल यह है कि ब्लैक सी में यहां पर क्या करना चाहता है रूस, और उसके जो वॉरशिप हैं, सबमरीन्स हैं, वो वहां पर क्या कर रहे हैं? जनरल कटोच, आप इसको कैसे डिकोड करते हैं सर? ब्लैक सी में अगर रूस ने अपने हमले इंटेंस किए या ब्लैक सी से कुछ ज्यादा हमले किए तो आपको यूक्रेन के पास इसका कोई जवाब दिखता है? देखिए, जहां तक ब्लैक सी की बात है, ये जो नेवल डिप्लॉयमेंट है रशिया की तरफ से, इसको एक तो मैं ये समझता हूं कि पूरा सी कंट्रोल के बारे में ये बात कर रहे हैं कि कोई दूसरी शिप इनके साथ इंटरफेयर ना करे, तो उन्होंने पूरा अपना जो ताकत है वहां पर लगा दी है। लेकिन एक दूसरी बात अभी आ जाती है, अगर उन्होंने ओडिशा के ऊपर हमला करना है तो ये हमला जो है ये शिप बेस्ड हमला भी हो सकता है। और यहाँ पर क्योंकि ओडिशा अभी तक यूक्रेन के कंट्रोल में है और यही एक पोर्ट है जो यूक्रेन को सी की एक्सेस देता है। अगर ये उनके हाथ से निकल जाए तो यूक्रेन लैंडलॉक टेरिटरी बन जाएगी। तो मेरे अपने ख्याल से एक तो ये नेवल डिप्लॉयमेंट जो है ये खुद की प्रोटेक्शन के लिए है और खास करके क्रीमिया के लिए, और दूसरा ब्लैक सी के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, और तीसरा अगर जरूरत पड़े, अगर उड़ीसा पर हमला करने की आवश्यकता हो तो ये नेवल की तरफ से बॉम्बार्डमेंट उड़ीसा पे हो सकती है। गौरव, जो आप कह रहे हैं उस पर आगे भी बात करूंगा सर, लेकिन देखिए रूस ने यूक्रेन पर कैसे हमला बढ़ा दिया है ये भी सामने आ रहा है। रूस का यूक्रेन के खार्किव पर बड़ा हमला। रूसी हमले के बाद खार्किव में 3 धमाके हुए हैं। रूसी हमले में खार्किव में बहुत बड़े धमाके देखे गए हैं। 3 बड़े धमाके खार्किव में रूसी हमले के बाद देखे गए। रूसी हमले में कम्युनिटी सेंटर में आग लग गई। खार्किव में रूसी हमले में भारी नुकसान की खबर है। लेकिन अभी अभी जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि यूक्रेन को तो जो चाहिए वो उनको लग रहा है मिल नहीं रहा है। और उसी से जुड़ी एक और खबर देखिए, पश्चिम देशों की सैन्य मदद से खुश नहीं है यूक्रेन। वाकई ये खबर है। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री आंद्रे मेलेनिक का बयान आया है। पश्चिम से मिले हथियार काफी नहीं है, मेलेनिक कह रहे हैं। यूक्रेन को 10 गुना ज्यादा हथियार चाहिए, ये मेलेनिक कह रहे हैं। तो क्या अगर यूक्रेन को ये हथियार नहीं मिलेंगे तो यूक्रेन ये वॉर अब हार रहा है? क्योंकि 10 गुना हथियार तो उनको मिलने से रहे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि लगातार पश्चिमी देश अब के ऊपर वो फटीग दिख रहा है जो उनके गाहे बगाहे बयानों में दिख रहा है। आप देखिए, अमेरिका ने कितने हथियार दिए हैं? 35 अरब से ज्यादा के हथियार अमेरिका दे चुका है। यूरोपियन यूनियन 13 अरब से ज्यादा के हथियार यूक्रेन को दे चुका है, और कहीं ना कहीं ये टोल सा साबित हो रहा है उनके ऊपर। यूक्रेन क्या कह रहा है? ये हथियार काफी नहीं है, हमें 10 गुना ज्यादा हथियार दीजिए। अब 10 गुना हथियार क्या ये पश्चिमी देश देंगे? जीडीपी का 1% वेपन डिलीवरी में खर्च करें, ये यूक्रेन ने कहा है पश्चिमी देशों से। और जो उसकी सबसे बड़ी मांग है, आधुनिक फाइटर प्लेन भी पश्चिमी देश दें। कमोडोर सिंह, आपको लगता है ऐसा होगा? जो यूक्रेन है वो चाहता है कि मैं एक ऑफेंसिव रोल में आ जाऊं। हाँ, कि जैसे रशिया ने उसकी टेरिटरी ऊपर हमले किए हैं और हमले कर रहा है, कुछ इलाकों के ऊपर कब्जा भी किया है, तो वो चाहता है कि मैं भी रशिया के ऊपर एक ऐसे अटैक करूं कि उसके मॉस्को को, उसके दूसरे जो क्रेमलिन जैसे बड़े शहर हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू करूं, ताकि उसको भी थोड़ी चोट लगे। मगर जो नाटो और वेस्टर्न कंट्रीज की स्ट्रैटेजी है वो यही है कि वॉर को कंटेन रखा जाए, उसको इतनी ताकत दी जाए कि वो रशिया के जितने ट्रूप्स हैं, जितने उसके इलाके उसने खो रखे हैं, उसको वापस मिल जाए जी। इसीलिए वो इस वॉर को ज्यादा बढ़ाना देना नहीं चाहते। मुझे याद है कि जब हम अगल वॉर कर रहे थे इंडिया के अंदर, तो अमेरिका ने भी कहा था कि डोंट क्रॉस एलओसी। ओके, हमने एलओसी क्रॉस नहीं की थी, कौन रोकता था?
तो इसी तरीके से ये एक वॉर को कंटेन करने की स्ट्रेटजी है। रूसी बंकर पर यूक्रेनी सैनिकों का अटैक अब आपको दिखाता हूं। रूसी बंकर पर यूक्रेनी सैनिकों का अटैक देखिए। बंकर में बम फेंककर भागे यूक्रेनी सैनिक। ये देखिए यूक्रेनी सैनिक कैसे बंकर में बम फेंककर भागे और बंकर में कैसे धमाका हुआ। कई रूसी सैनिकों की मौत हो गई इस बंकर में हुए धमाके से। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में नाकाम हो रहे हैं जर्मन के लेपर्ड टैंक। अब देखिए अभी अभी तो पहुंचे ही हैं, नाकाम भी साबित होने शुरू हो गए। अलग अलग टैंकों के लिए अलग अलग गोले की जरूरत है, यह जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेनी सैनिकों को ऑपरेट करने में भी दिक्कत हो रही है। लेपर्ड टैंक्स को पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं लेपर्ड टैंक। जर्मन लेपर्ड यूक्रेन में फेल क्यों हो रहे हैं? फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट है जो कि कहती है लेपर्ड टैंकों को कामगार तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है यूक्रेन। यूक्रेन को 8 अलग अलग देशों से लेपर्ड टैंक मिले हैं। हर देश से मिले लेपर्ड टैंक के फीचर में काफी कुछ अंतर है। अलग अलग लेपर्ड टैंक्स एक जैसे शेल फायर नहीं कर पाते। कई बार जरूरत के वक्त इन टैंक्स के लिए गोले नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेनी सैनिकों के लिए इन्हें ऑपरेट करना आसान नहीं है। जर्मनी ने रूस के राजनयिकों को वापस भेजा। रूस ने जर्मनी के एक्शन का बदला लिया है। जर्मनी के राजनयिकों पर रूस ने बैन लगाया है। दोनों देशों के 20 राजनयिक निष्कासित कर दिया। ऐसा लग रहा है दोनों T20 खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के 20 राजनयिकों को निष्कासित किया है और यह जर्मनी और रूस के बीच बड़ी टेंशन का सबूत है। आइए जरा इस बात पे बात करते हैं। क्या रूस और जर्मनी में भी कोई युद्ध की आहट दिखती है? टेंशन की टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। 15 मार्च 2023 जर्मनी को पुतिन ने अमेरिका के कब्जे में बताया। फिर क्या हुआ? 16 मार्च जर्मनी के कानून मंत्री ने पुतिन को गिरफ्तार करने की बात कही। 23 मार्च मेदवेदेव ने जर्मनी को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी। 28 मार्च जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक्स यूक्रेन पहुंच जाते हैं। 29 मार्च जर्मनी की टैंक्स को तबाह कर देंगे, यह रूस की तरफ से बयान आता है, मेदवेदेव की तरफ से। 22 अप्रैल रूस की सेना बर्लिन में परेड करेगी, यह मेदवेदेव ने बयान दिया। 23 अप्रैल दोनों देशों के राजनयिक निष्कासित कर दिए गए। अम्बासडर मल्होत्रा, मैं आपके पास आऊंगा। सर, ये जो 20 डिप्लोमेट्स निष्कासित किए गए हैं, इसका क्या मैसेज जाता है, जरा बताइए, आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं, और इस टेंशन को कैसे डिकोड करते हैं आप? देखिए गौरव, ये जर्मनी और रशिया के बीच में और यूके और रशिया के बीच में जो एक्सपल्शन ऑफ डिप्लोमेट्स है, ये अभी कोई नई बात नहीं है, समय समय पे होता रहता है। और ये एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस है कि अगर एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के 5 डिप्लोमेट्स को निकालती है तो दूसरी कंट्री रिटेलिएटरी मेजर लेके 10 को निकालती है। बहरहाल ये तो एक जनरल बात हुई। जहाँ तक जर्मनी और रशिया की बात है, तो मुझे लगता है कि वॉर से पहले जर्मनी और रशिया के संबंध काफी अच्छे थे और उनमें इकोनॉमिक कंटेंट बहुत था, खासतौर से एनर्जी सेक्टर। जी सर, वही तो। जर्मनी उनकी रशिया पे गैस की बहुत बड़ी डिपेंडेंस है। जी। वॉर के शुरुआती दौर में भी जर्मनी ने काफी अपने जो कदम है संभल के लिए थे और काफी समय तक उसने किसी भी किस्म के वेपन्स देने की जो है कमिटमेंट नहीं करी थी। अब मुझे लगता है कि अमेरिका और नेटो अलाइज के दबाव में आके जर्मनी भी थोड़ा एग्रेसिव हो गया है। ना सिर्फ उसने टैंक्स भेजने की बात करी है और अब ये जो एस्पॉइनेज को लेके उसने एक्सपल्शंस की बात करी है, तो कुल मिला के ये कि दोनों के संबंध जो हैं काफी नीचे की तरफ जा रहे हैं और आने वाले समय में इनमें जो तनाव है और बढ़ेगा। बहरहाल ये एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन टर्म्स ऑफ वॉर होगा, ये कहना मुझे तो नहीं लगता कि संभव है, क्योंकि अल्टीमेटली जर्मनी नेटो कोल्ड वॉर जैसे हालात तो बन रहे हैं सर। कोल्ड वॉर तो है, कोल्ड वॉर तो है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन के खिलाफ बहुत बड़ा हमला, और वो हमला अब आपको दिखाते हैं। यूक्रेन के 150 ठिकानों को रूस ने टारगेट किया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस का बहुत बड़ा हमला, यूक्रेन के 150 ठिकानों को टारगेट किया। रूसी आर्टिलरी यूनिट्स के हमलों से भारी तबाही हुई है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह जानकारी दी है। एक और बड़ी खबर, रूस और बेलारूस की मदद कर रहा है तुर्की। नेटो देश रूस और बेलारूस की मदद कर रहा है। बड़ा दिलचस्प यह है, आर्थिक प्रतिबंधों से निपटने में तुर्की रूस और बेलारूस की मदद कर रहा है। तुर्की की कंपनियों ने रूस से प्रतिबंधित सामान खरीदे हैं। रूस बेलारूस के सामान यूरोपीय मार्केट में बेचे हैं तुर्की ने। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं यहां पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, और वो क्या बाइडेन को नाराज कर रहे हैं? आप देखिए गेम 1 एंड गेम 2। पहला गेम क्या है? युद्ध में यूक्रेन को ड्रोन दे रहा है तुर्की। गेम 2 बेलारूस और रूस की मदद भी कर रहा है, दोनों तरफ से खेल रहे हैं। गेम 1 वॉर में नेटो का साथ दे रहा है तुर्की, क्योंकि नेटो कंट्री है। ऑब्वियसली रूस बेलारूस से संबंध मजबूत कर रहा है तुर्की। और ये कौन कह रहा है? ये पेंटागन की लीक रिपोर्ट कह रही है, अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है। गेम 1 नेटो में फिनलैंड की मदद कर रहा है तुर्की, लेकिन स्वीडन को नेटो में आने से वो रोक देता है।
अब जल्दी से यहाँ पर ब्रिगेडियर दत्ता, आप इसको कैसे देखते हैं? और जब ये पेंटागन को मालूम है, दैट मीन्स अमेरिका को और नेटो को मालूम है, तो क्या तुर्की को लेकर आपको कोई अनईजीनेस दिखती है नेटो में? गौरव रही है। देखिए, तुर्की वॉज नेवर ए फेवर्ड नेशन और ए नेटो मेंबर। आप देखिए, तुर्की ने हमेशा अमेरिका की खिलाफत की है और अमेरिका के लिए काफी समस्याएं खड़ी की है। रही बात, आप देखिए जो 31 देश हैं अब नेटो में, करीब 20 या 22 की जो फंडिंग है वो अमेरिका करता है। तो अमेरिका हमेशा चाहता था कि भाई तुर्की नेटो से निकाला जाए, लेकिन कुछ इस तरह के पॉलिटिकल कंपल्शंस थे या इंपेरेटिव्स थे जिनकी वजह से तुर्की को नहीं निकाला गया। फिनलैंड में भी उसने काफी रोड़े अटकाए, स्वीडन में तो काफी उसकी खिलाफत कर रखा है। तो ये अमेरिका भी उस पर नजर रखे हुए है और ये जिस तरह की रिपोर्टें साया हुई हैं वो ये बताती हैं कि तुर्की का जो झुकाव है वो चीन की तरफ है, वो रशिया की तरफ है, और अमेरिका ने इसका संज्ञान लिया है और अमेरिका इस पर नजर रखे हुए हैं। और तुर्की को सही वक्त पे अमेरिका उसको जवाब देगा और उसके प्रति जो भी सैंक्शंस हैं वो लगाई जाएंगी। फिलहाल अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक कोई नया फ्रंट खोले और इस जो युद्ध स्थली है वहां एक नया समीकरण उभर के आए। तो अमेरिका अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखेगा, लेकिन हाँ, अमेरिका काफी सतर्क है तुर्की को लेकर। बुलेदर में रूस ने कैसे बड़ा हमला किया है, देखिए यूक्रेनी शहर पर रूस ने बरसाए हैं बम। रूसी हमले के बाद इमारतों में आग लग गई है और वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये वोलेदार है जो कि यूक्रेन का शहर है और यहां रूस ने एक बार फिर बम वर्षा की है। एक और खबर है, यूक्रेन के सैनिकों को मिल रही है हाइमार्स की ट्रेनिंग। हाइमार्स की ट्रेनिंग लगातार उनको मिल रही है। यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। जरूर ये वो नए सैनिक हैं जिनको अब हाइमार्स की रेजिमेंट में या हाइमार्स इस्तेमाल करने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि हाइमार्स इससे पहले बहुत लंबे समय से यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एक बार फिर से यूक्रेन के कुछ और सैनिकों को हाइमार्स की ट्रेनिंग देते वक्त का विजुअल सामने आया। भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, वो जल्दी से आपको दिखाते हैं। इंडिया का एक और माइलस्टोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम में भारत की ऐतिहासिक कामयाबी। भारत ने मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया। समुद्र में एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर का परीक्षण किया गया। ओडिशा से बंगाल की खाड़ी में यह मिसाइल टेस्ट की गई है। अब ये कितना फायदेमंद होगा जरा अपने एक्सपर्ट से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि ये भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। जरा इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये भारत का सुरक्षा कवच कैसे साबित होगा। जल्दी से आप देख लीजिए। पहली बार सी बेस्ड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण भारत ने किया है। बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। ये समंदर से बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट करने की ताकत भारत को मिली है। ओडिशा के तट से बंगाल की खाड़ी में मिसाइल इंटरसेप्टर का टेस्ट किया गया। अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के बाद भारत के पास ही अब ऐसी तकनीक है। एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम में आत्मनिर्भर बन रहा है भारत। जनरल कटोच, आपसे अच्छा कौन हो सकता है इस बारे में डिस्क्राइब करने में? सर, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर। देखिए, मैं समझता हूं ये एक बहुत ही बड़ी सफलता है और बहुत ही बड़ी इससे भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है ये बढ़ जाएगी। कुछ साल पहले आपने सुना, जब प्रधानमंत्री ने खुद डिक्लेयर किया था, एक एंटी सैटेलाइट वेपन भी भारत ने तैयार किया। उससे एक तरफ से डेटरेंस पैदा हो गई कि जो हमारी सैटेलाइट्स है उसको कोई दूसरा देश टारगेट नहीं करेगा। अभी जहां तक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, इससे एक बार जब हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ गई है तो जो आपकी न्यूक्लियर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है ये एक तरफ से बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि लॉन्ग रेंज से जब भी अगर कोई हमारे ऊपर टारगेट करना चाहता है तो हमारी कैपेबिलिटी होगी कि जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, अपनी टारगेट से 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर से ही हम इसको मार गिराएंगे। मतलब आपकी बातों से ये मतलब मैं निकाल सकता हूं इन शॉर्ट कि भारत की जो समुद्र में रक्षा की ताकत है वो और ज्यादा बढ़ गई है। सूडान में अमेरिकी नागरिकों को सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिकी नागरिकों को शेल्टर में रहने की सलाह दी गई है, यानी कहा गया है कि अगर आप जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। अमेरिकी दूतावास ने कहा सभी को बाहर नहीं निकाल सकते। सूडान में 16,000 अमेरिकी नागरिक फंसे हुए हैं। अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को बाहर निकाला गया, यह कहा गया। एक और बड़ी खबर सूडान से ही। सूडान में जो फ्रांस का दूतावास है, जो फ्रेंच एम्बेसी है, उसके काफिले पर हमला किया गया। खार्तूम, जो कि सूडान की राजधानी है, यहां से निकासी के दौरान फ्रांसीसी काफिले पर हमला हुआ। रैपिड सपोर्ट फोर्स पर हमले का आरोप लगाया गया है।
तो सूडान में अफगान से भी बुरे हालात फिलहाल नजर आ रहे हैं और सूडान में किस तरह से वहां पर जो सिविल वॉर है या दो गुटों के बीच की लड़ाई है वो थमने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका में अब भी यहां देखिए सूडान है, सूडान में अभी भी फंसे हुए हैं 16,000 अमेरिकी नागरिक। सभी नागरिकों को बाहर निकालना मुश्किल है, यह कहा है अमेरिकी दूतावास ने। अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों को बाहर निकाला गया। अमेरिकी नागरिकों को सूडान में क्यों छोड़ दिया गया? क्या अमेरिका के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो 16,000 नागरिकों को निकाल सके? 82,000 लोगों को अमेरिका ने निकाला था अफगानिस्तान से, तो सूडान से 16,000 क्यों नहीं निकाल पा रहा है? ये क्या बताता है? जैसे जल्दी से इस बारे में अपने एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं। कमोडो सिंह, आपको क्या नजर आता है? क्या ये अमेरिका की नाकामयाबी या सूडान के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि अमेरिका जैसा देश भी यहां पर हार मान बैठा है? देखिए, ये वेट एंड वॉच की पॉलिसी हो सकती है क्योंकि हालात अभी बहुत नाजुक हैं। वो लॉस ऑफ, अगर वहां से निकालना चाहते हैं तो लॉस ऑफ लाइफ ज्यादा हो सकता है, तो वो ये नापे और तोलेंगे इसको। नाप तोल कर देखिए कब सिचुएशन अच्छी बनती है उसको निकालने की, क्योंकि आपने अभी कहा कि उनको एडवाइजरी जो दी है वो यही है कि वो अपने आप को बचा के रखे। एक बड़ी खबर ताइवान से जुड़ी हुई आ रही है। ताइवान पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है चीन। ताइवान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर अटैक करने की तैयारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हथियार से हमले की तैयारी है चीन की। प्रोफेसर वांग जियांग के नेतृत्व में बनाए जा रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ताइवान को लेकर अमेरिका की भी एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। ताइवान को वक्त रहते हथियार नहीं दे पाएगा अमेरिका। ये बहुत बड़ी खबर है ताइवान के लिहाज से। चीन के हमला करने पर अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा। अमेरिकी थिंक टैंक ने ताइवान को लेकर चिंता जाहिर की है। चीनी पेरेंट्स की रेंट ए वॉर्म पॉलिसी से डर गया है अमेरिका। अमेरिकी महिलाओं से बच्चे पैदा कर रहे हैं चीनी पेरेंट्स, ये जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी नागरिकता के लिए ऐसा कर रहे हैं चीनी पेरेंट्स। अमेरिकी थिंक टैंक चीनी पेरेंट्स की तरकीब से परेशान है। अमेरिका इसे मान रहा है। यूएस में चीन की बड़ी घुसपैठ।